ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारा चर्चा का विषय है कि आप लोगों ने पहले भी सुना होगा और जिसने नहीं सुना उनके लिए हम नई बात डिस्कस कर रहे हैं। पर्पस ऑफ विजिटिंग टेम्पल्स, ये एक एक्रोनिम है, TEMPLE, टेम्पल। तो मैंने एक बुक पढ़ी थी जो चैतन्य चरण दास, बहुत बड़े स्कॉलर हैं पुणे से, तो वो उन्होंने बुक लिखी थी। तो उसमें उन्होंने टेम्पल का एक एक्रोनिम बनाया था, TEMPL। तो आप सब उसको सुन सकते हैं और उसको याद रख सकते हैं, ताकि जब भविष्य में आपसे कोई पूछे कि मंदिर जाने की आवश्यकता क्या है, क्यों है, तो आप उनको ये बात बता सकें। तो रिसेंटली अभी हमने एक वो निकाला है, आप लोगों ने पोस्टर देखा होगा, जिसमें हम लोग डिवोटीज को इनवाइट कर रहे हैं सैटरडे नाइट को स्टे करने के लिए। जब भी उनको समय मिले वो आ सकते हैं मंदिर और स्पिरिचुअली रिजुविनेट हो सकते हैं। तो उसी के संबंध में मैं सोचा कि डिस्कस करना जरूरी कि व्हाट इज द नेसेसिटी टू विजिट टेम्पल्स, और किस प्रकार से इस्कॉन के जो मंदिर हैं वो बाकी मंदिरों से भिन्न है। आप तो जानते हैं कि भिन्न है, लेकिन ये जो हमारे सेशंस हो रहे हैं ये दो तरीके से आपको मदद करेंगे। एक तो आपके ज्ञान का वर्धन करेंगे, दूसरा आपको इस तरीके से मतलब इक्विप करेंगे कि ताकि आप किसी और को आंसर दे सकें ना। तो दोनों ही चीज का बेनिफिट लेना चाहिए। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ विजिटिंग टेम्पल्स, तो वो लिखते हैं अपनी बुक में, TEMPLE, टेम्पल इज एन एक्रोनिम। T stands for tranquility, E stands for education, M stands for medication to the process of meditation, P stands for purity, L stands for love, and E stands for engagement. So TEMPLE, temple। ये सब याद कर लीजिएगा। कोई व्यक्ति आपसे पूछ सकता है कि मंदिर जाने का क्या महत्व है, तो उसको हम बता सकते हैं कि हम मंदिर क्यों जाते हैं, और विशेष रूप से इस्कॉन टेम्पल्स में हम क्यों जाते हैं। तो TEMPLE, ट्रैंक्विलिटी, एजुकेशन, मेडिकेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन, प्यूरिटी, लव एंड एंगेजमेंट। तो ये सब फंक्शंस एक टेम्पल के होते हैं, विशेष रूप से इस्कॉन के टेम्पल के होते हैं। ट्रैंक्विलिटी का अर्थ होता है मन की शांति। तो आप जानती हैं कि लोग मन की शांति को प्राप्त करने के लिए मंदिर जाते हैं। तो लोग जब दुखी होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, वर्कलोड में होते हैं, प्रेशर रहता है, तो अपने प्रेशर को रिलीज करने के लिए, स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए मंदिर जाना पसंद करते हैं। तो विशेष रूप से आप देखिए इस्कॉन के मंदिरों में बहुत भीड़ होती है, क्योंकि लोग आते हैं हजारों की तादाद में और अपने मन की शांति को प्राप्त करते हैं। यहाँ जब आकर के वो कीर्तन सुनते हैं, भक्तों को देखते हैं, नृत्य करते हैं, गाते हैं, प्रसाद लेते हैं, तो उनको एक हैपनिंग लगती है। इस तरह की हैपनिंग अन्य किसी मंदिरों में होती नहीं है, एक्सेप्ट अन्य किसी मंदिरों में थोड़ा सा विग्रह का दर्शन करना और थोड़ा सा प्रसाद खाना। इसके अलावा कुछ खास हैपनिंग होती नहीं है। लेकिन इस्कॉन के मंदिरों में आप देखते हैं नृत्य होता है, गीत होता है, और सबसे महत्वपूर्ण डिस्कशंस होते हैं, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट चर्चा किया जाता है, जिससे तुरंत व्यक्ति मन की शांति को प्राप्त करता है। तो ट्रैंक्विलिटी मीन्स पीस ऑफ माइंड। टी, ई स्टैंड्स फॉर एजुकेशन। तो temples are not just the place for worship, rather they are the place for education। अभी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या ये है कि एजुकेशन को एक कमर्शियल कमर्शियल प्लेटफॉर्म पे ला दिया गया है। तो एजुकेशन और मेडिकल, अगर ये दोनों चीज कमर्शियल हो जाएगी तो सामान्य जनता जाएगी कहाँ। लेकिन आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा दुनिया का व्यापार अभी एजुकेशन और मेडिसिन। हाँ, अभी एक हमारे लाइब्रेरी के बच्चे का नीट सिलेक्शन नहीं हुआ, तो दो फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे थे। तो एक फ्रेंड वापस इस साल फिर प्रिपेयर करने के लिए आ गया। मैंने उससे पूछा तुम्हारा दूसरा फ्रेंड क्या है, कहाँ है, वो क्या करेगा। तो बोले वो प्राइवेट कॉलेज से, किम्स से, यहाँ पे वो MBBS करेगा। मैंने कितना खर्चा आएगा,
बोले 80 लाख रुपए खर्चा आएगा। तो 5 साल की जो उसकी एमबीबीएस की फीस है वो 80 लाख रुपए खर्चा। 80 लाख रुपए का खर्चा आएगा तो निकालेगा कहाँ से? अब वो खर्चा करके डॉक्टर बन जाएगा तो निकलेगा कहाँ से? वो निकलेगा जनता की जेब से। मैं कल गया था अपने पैर दिखाने के लिए, तो मेरे को थोड़ा सा फंगल इन्फेक्शन जैसा हो रहा है, तो मैं गया स्किन डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने फीस ली 400 रुपए। उसके बाद मेडिसिन दी, तो उसने पूरे महीने भर की मेडिसिन लिख दी। तो मैंने कहा नहीं, एक काम करो 10 दिन की मेडिसिन दो। तो 10 दिन की मेडिसिन का उसने बिल बनाया 2100 रुपए का। तो मैं मेडिसिन उसके वापस दे के आ गया। मैंने कहा तू रख ले, मैं जा रहा हूँ। मैं लेके नहीं आया। मैंने कहा फालतू 2100 रुपए की मेडिसिन जरा से काम के लिए, तो सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो 50 रुपए का पर्चा कटेगा, उसमें फ्री में मेडिसिन मिल जाती है। इतनी कोई खतरनाक बीमारी नहीं है कि 2100 रुपए की मेडिसिन खानी पड़ेगी। और कम से कम 10-12 मेडिसिन, मतलब आदमी अ, कितना याद रखेगा सुबह इतने बजे ये मेडिसिन खाओ, दूसरे दिन ये खाओ। क्योंकि ये तो सब जानते हैं क्यों ये ऐसा हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने 80 लाख रुपए का खर्चा करके एमबीबीएस किया है, फिर एमडी किया है, तो कहीं से तो उसको निकालना है ना। और फिर बड़ी मेहनत से फिर वो दुकान खोली है जिस मेडिसिन वाले ने, तो उसको भी तो चलानी है अपनी दुकान, तो दुकान चलेगी कहाँ से? तो ये है समस्या। तो एजुकेशन और मेडिसिन को, दोनों को कमर्शलाइज कर दिया गया है। ये है हमारी सभ्यता की सबसे बड़ी समस्या। और क्योंकि ये कमर्शलाइज हो गई, जो बेसिक नीड्स अगर कमर्शलाइज हो गई। देखिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च इसलिए निकाली थी कि नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया था। पूरी कॉन्सेप्ट ये था कि नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया। मतलब आप देखिए सबसे जो मतलब बेसिक नीड है एक व्यक्ति की, उसके ऊपर भी सरकार टैक्स लगा रही है। तब दांडी मार्च निकाली गई। और अभी जब खाने की वस्तुओं के ऊपर टैक्स लगता है, यानी अभी तो दूध दही और पनीर के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया, तब कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो हर चीज में लूटा जा रहा है जनता को। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की स्थिति है। और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई अनप्रेडिक्टेड स्टेट है, ये तो भागवत में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि इस तरीके से टैक्स कलेक्ट करना किया जाएगा कि सामान्य जनता सामान्य जीवन जी नहीं पाएगी, उनको जंगलों में भागना पड़ेगा। होने भी लगा है, धीरे धीरे यही होगा भविष्य में। अब कमाओगे क्या और रखोगे क्या? तो एजुकेशन और मेडिसिन हैज बीन बिकम कमर्शलाइज्ड, ये है बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और जो व्यक्ति इतना एजुकेशन में खर्चा करेगा, फिर उसको जो 20-25 हजार की, 30 हजार की, 40 हजार की नौकरी लगेगी, तो उसमें तो संतुष्टि होगी नहीं, इतना तो उसका लोन ही है, एजुकेशन लोन। फिर वो करप्शन करेगा, चीटिंगबाजी करेगा, ब्राइब लेगा, चोरी डकैती करेगा, घपले करेगा, घोटाले करेगा, वहां से वो पैसा निकाल करके अपना लोन भरेगा। तो अब आप समझ लीजिए, ये जो ये जो घोटाले हो रहे हैं, घपले हो रहे हैं, इस सब के पीछे एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्या कारण है? एजुकेशन इज वेरी कॉस्टली। क्योंकि एजुकेशन बहुत कॉस्टली है, इसलिए लोग घोटाले कर रहे हैं, घपले कर रहे हैं। तो इंटर रिलेटेड है। तो वैदिक काल में जो टेम्पल्स होते थे, दे वर द सेंटर फॉर एजुकेशन, वो ज्ञान के केंद्र हुआ करते थे। इसलिए सभी मंदिर, विशेष सभी जो मंदिर हैं, उनको आप देखिए इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि वहां पे आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से आज ऐसे मंदिर कम ही बचे हैं जहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से इस्कॉन मंदिरों में आप नहीं भी आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहते तो पकड़ पकड़ के जबरदस्ती आपको दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी कृपा है। तो E stands for education. And what sort of education? Spiritual education. जैसे मंडेन एजुकेशन के लिए, भौतिक ज्ञान के लिए हम कॉलेज जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, प्रोफेसर्स के पास जाते हैं, हम एक इंस्टीट्यूशन में एनरोल करते हैं, एग्जाम देते हैं, तब जाकर के डिग्री आती है हमारे पास। लेकिन दुर्भाग्य देखिए भारत के लोगों का, कि जब आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में बात आती है तो सभी ज्ञानी, सबको सब कुछ पता है। जिस तरीके से अगर मेडिसिन का ज्ञान चाहिए तो आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे और मेडिसिन के प्रोफेसर से पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, एग्जाम लिखेंगे, डॉक्टर बनेंगे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें तो एक इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, किसी इंजीनियर के से पढ़ाई करेंगे, इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ेंगे, फिर अब जाकर के सिमिलरली कोई भी फील्ड में होता है। लेकिन जैसे आध्यात्मिक विषय आता है तो सब लोग ज्ञानी हैं। और अगर ज्ञान का कोई सोर्स बचा है तो वो है टेलीविजन। टेलीविजन से ज्ञान आएगा। और अब एक और ज्ञान का सोर्स हो गया है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में अलग अलग कथाएं आती है। ऐसी कथाएं तो मतलब केवल व्हाट्सएप में प्रकट होती है। भगवान ने मानो डायरेक्टली आध्यात्मिक जगत से व्हाट्सएप के अंदर स्फुरित करवाया है इस ज्ञान को, जो शास्त्रों में नहीं मिलता।
तो ये तो दुर्भाग्य है भारत के लोगों की। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए उनको आध्यात्मिक गुरु के पास नहीं जाना है, आध्यात्मिक प्रमाणिक पुस्तकें नहीं पढ़नी है, और प्रमाणिक इंस्टीट्यूशन में अपने को एनरोल नहीं करना है। या तो वो खुद ही जानते हैं सब कुछ, और अगर वो जानना भी चाहते और नहीं जानते हैं तो वो इंटरनेट का, नहीं तो टेलीविजन का, और नहीं तो व्हाट्सएप का सहारा लेते हैं। परंतु वैदिक काल में इस तरह नहीं होता था। वैदिक काल में टेम्पल्स जो होते थे वो एजुकेशन के हब हुआ करते थे, वहां पे आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता था, वहां पे डिबेट्स होती थी, डिस्कशंस होते थे, चर्चाएं होती थी, और इस तरीके से एक वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर हुआ करता था, वाइब्रेंसी थी एजुकेशन। स्पिरिचुअल एजुकेशन के साथ साथ एजुकेशन, जैसे कि मैंने बताया, दो प्रकार की होती है, मेटेरियल एजुकेशन, एक स्पिरिचुअल एजुकेशन। मेटेरियल एजुकेशन को कहते हैं अपराविद्या, और स्पिरिचुअल एजुकेशन को कहते हैं पराविद्या। तो दोनों की ही चर्चा की जाती थी, अपराविद्या और पराविद्या। पराविद्या मतलब आत्मा का विज्ञान, भगवत तत्व विज्ञान, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, ये सब पराविद्या है। जो विद्या आध्यात्मिक जगत से संबंध रखती है उसको पराविद्या कहते हैं। लेकिन ऐसी विद्या जो आध्यात्मिक जगत से संबंध नहीं रखती लेकिन इसी जगत में जरूरी है, जैसे मैथमेटिक्स का ज्ञान, साइंस का ज्ञान, एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान, कॉस्मोलॉजी का ज्ञान, उसके बाद में मेडिसिन का ज्ञान, आयुर्वेद का ज्ञान, और उसके बाद विभिन्न प्रकार की शिल्प कलाओं का ज्ञान, माइनिंग का ज्ञान, इस सारे ज्ञान की चर्चा, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल अवेयरनेस, ये सब कुछ चर्चा होता था मंदिरों में। तो मंदिर न केवल आध्यात्मिक ज्ञान के केंद्र हुआ करते थे, अपितु ये भौतिक ज्ञान, अपरा विद्या के भी केंद्र हुआ करते थे। लेकिन दुर्भाग्य से अब आप देखिए कि बारंबार ये सर्वविदित है कि क्यों जो 800 साल मुगलों ने शासन किया भारत के ऊपर, वो भारत को खंड विखंड नहीं कर पाए, शत विशत नहीं कर पाए, भारत के कल्चर को, भारत की समृद्धि को। लेकिन अंग्रेजों ने 200 साल में कर दिया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने एजुकेशन सिस्टम को बदल के रख दिया। क्योंकि अंग्रेजों ने किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को बदला, बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से। अंग्रेजों ने भारत में आकर के यूनिवर्सिटी सेट करी, और जो व्यक्ति इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके डिग्री प्राप्त करेगा उसको अंग्रेजी सरकार में नौकरी दी जाएगी। तो नौकरी के लालच से लोगों ने अपने वैदिक एजुकेशन सिस्टम को साइड करके अंग्रेजी इंस्टीट्यूशंस में, अंग्रेजों के द्वारा स्थापित यूनिवर्सिटीज में अपने आप को एनरोल किया। वहां से उन्होंने डिग्रियां ली और उसके बल पे उन्हें नौकरियां मिली। अब देखिए कितना इंटेलिजेंट तरीके से शिफ्ट किया गया है कॉन्शियसनेस को, कि पहले जो भारत था वो व्यापार प्रधान केंद्र था। आप चाहे उसको गुप्ता एम्पायर देख लीजिए, चाहे आप मुगल एम्पायर भी देख लीजिए, मुगलों के जमाने में भी वैश्य ज्यादा फलते फूलते थे भारत में। जिस देश में स्टार्टअप्स ज्यादा होते हैं, जिस देश में व्यापार ज्यादा होता है, जिस देश में बिजनेस के ऊपर प्रायोरिटी दी जाती है, उस देश की जीडीपी नेचुरली ग्रो करती है। आज आप देखिए अधिकतर कंपनियों के जो ओनर्स हैं, या जो 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 मेन जो हब है वो विदेशों में है, और विदेशों में सस्ते में काम करने के लिए जो आदमी होता है वो भारतीय होता है। चाहे वो विदेश जाके काम करे, चाहे वो भारत के अंदर काम करे उस कंपनी के लिए। तो कंपनी का जो ओनर है, एक्चुअली में व्यापार कौन, बिजनेस और जॉब का मॉडल कैसा होता है कि कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, तो जैसे मान लीजिए टीसीएस, तो भाई जो टीसीएस जितना कमा रही है, हाँ, मैं मुझे हमारा रोशन रू बता रहा था, जो जेएसडब्ल्यू, तो जेएसडब्ल्यू का जो अनुगुल में प्लांट है उसमें लगभग 10,000 एम्प्लॉइज हैं, या उससे भी अधिक। और हाँ, तो नहीं, जाजपुर में, तो जितना उनकी फ्लाई ऐश निकलती है, फ्लाई ऐश की कीमत से सारे एम्प्लॉयज की सैलरी हो जाती है। तो जो वो लोहे को जो माइनिंग करके या उसको उसको बना करके बेचते होंगे, उसका जो प्रॉफिट होता होगा वो किसके पास जा रहा है? जब फ्लाई ऐश के प्रॉफिट से, हाँ, सारी एम्प्लॉयज की सैलरी निकल जा रही है, तो बचता जो फिर जो मेन, ये तो बाई प्रोडक्ट था, फ्लाई ऐश उनका मेन प्रोडक्ट नहीं है, तो बाई प्रोडक्ट है, तो कचरा है। उस कचरे को बेच करके जो प्रॉफिट मिलता है उससे एम्प्लॉय की सैलरी निकल जाती है। तो भाई जो मेन प्रॉफिट होता है वो किसके पास जाता है? वो कंपनी के मालिक के पास जाता है। अब आप यही कॉन्सेप्ट लगा लीजिए कि अधिकतर कंपनियों के मालिक अगर विदेशों में बैठे हुए हैं, वेस्ट में हैं, और जिनके एम्प्लॉयज इंडियंस हैं, और क्योंकि इंडियंस की केवल कॉन्शियसनेस है कि कैसे नौकरी करें,
तो उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा ये कि जो मेन वर्थ है वो विदेश जाएगी और जो बाई प्रोडक्ट का पैसा है वो भारतीय कमाएगा। तो लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले फोकस होता था अधिक से अधिक व्यापार। तो जिस देश के व्यापार ज्यादा है उस देश की जीडीपी ज्यादा है। तो व्यापार का डिस्कशन भी, हाँ, व्यापार की शिक्षा, चाहे पॉलिटिक्स की शिक्षा, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की शिक्षा, चाहे मेडिसिन की शिक्षा, चाहे शिल्पकला, ये सब टेम्पल्स में होता था। तो अंग्रेजों ने हमारी एजुकेशन पॉलिसी को बदल के रख दिया। सबसे पहले तो हमको प्रेरित किया जॉब करने के लिए, मतलब अंग्रेजों का नौकर बनने के लिए, विदेशियों का नौकर बनने के लिए। और उसको इस तरीके से पब्लिसाइज किया गया, इस तरीके से दिखाया गया, दर्शाया गया कि वास्तविक जीवन का यही स्टैंडर्ड है कि आप नौकर बने। अब उसको भले ही आपको कितने भी बाबू बोल रहे हैं, लेकिन आप हैं तो अल्टीमेटली नौकर ही। तो इस तरीके से कितना एजुकेशन सिस्टम को बदला और इकोनॉमिक सिस्टम को बदल के रख दिया। देश की हालत जस्ट अपोजिट हो गई। और अपने आप को इतना, मतलब जो प्राउड मानने वाले भारतीय कि हाँ इतने बुद्धिमान है, और देखो कैसे जाल में फंस गए। ये जो झूठा घमंड, हम इतने बुद्धिमान है लेकिन बुद्धि का क्या क्या फायदा निकला? आप समझ नहीं पाए किस तरीके से आपके साथ कॉन्स्पिरेसी की गई। क्यों? क्योंकि ये जो टेम्पल कल्चर है, जो टेम्पल के अंदर जो वैदिक वैदिक काल में या वैदिक ट्रेडिशन में टेम्पल्स के अंदर जो एजुकेशन आती थी, उससे पूरी पूरी तरीके से जो कॉन्सेप्शन है वो इंग्लिश एजुकेशन की तरफ मुड़ गया। और फल ये रहा कि हम सब भिखारी बन गए। इसलिए अंग्रेज लोग सफल हुए हमको शासन करने में, जबकि मुगल लोग 800 साल रहने पर भी हमारे कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं कर पाए, जो 200 सालों में अंग्रेजों ने चेंज करके रख दिया। आज भी कोई सी विषय, मतलब मैं सुन रहा था एक एक यूट्यूब वीडियो में, जो आईएएस यूपीएससी के टीचर हैं, बहुत फेमस टीचर हैं। तो वो बता रहे थे कि अगर आप, वो एक इंटरव्यू में बता रहे थे, अगर आप किसी भी नहीं, वो एक क्लास में बता रहे थे, मैं सुना है उनका शॉर्ट वीडियो, कि आप किसी भी विदेशी से पूछिए, विशेष रूप से अमेरिकी व्यक्ति से पूछिए आपको क्या करना है जीवन में। वो कहता है कि मुझे अपनी पढ़ाई खत्म होने के 12वीं क्लास करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद में मैं 1 या 2 साल नौकरी करूंगा, कुछ पैसा जोड़ूंगा और मैं अपना स्टार्टअप करूंगा, अपने व्यापार करूंगा। तो सभी लोग का गोल है मैं अपना स्टार्टअप करता हूँ, करूंगा। और भारतीय व्यक्ति का क्या गोल है? एक ही गोल है कि मैं एक नौकरी करूंगा। तो यहीं से हम समझ सकते हैं कि क्योंकि आप व्यापार करेंगे तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और आपको एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा। नौकरी में क्या है? रिस्क है मालिक का। हमको तो अपने हमारी पगार टाइम पे मिल जाती है, लेकिन इस तरीके से देश की जीडीपी ग्रो नहीं करती है। खैर, तो एजुकेशन, टेम्पल्स का एक और पर्पस हुआ एजुकेशन, और दोनों प्रकार के एजुकेशन, मेटेरियल स्पिरिचुअल, पराविद्या अपराविद्या, आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान दोनों ही के केंद्र हुआ करते थे मंदिर, टेम्पल्स। TEM, M stands for medication through the process of meditation। तो मेडिकेशन अब शरीर की बीमारी और दूसरे होता है मन की बीमारी। तो शरीर की बीमारी के लिए तो अस्पताल है, लेकिन मन की बीमारी के लिए कोई अस्पताल नहीं। तो मन की बीमारियों का समाधान कहाँ मिलता है? मन की बीमारियों का समाधान मिलता है मंदिरों में। जिन मंदिरों में प्रॉपर आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से या मेडिटेशन, हरे कृष्ण महामंत्र के उपदेश से, जप करने के माध्यम से मेडिकेशन होता है, इलाज होता है। किसका इलाज होता है? मन का इलाज होता है। तो मन का इलाज होना बहुत जरूरी है। भगवान गीता में कह रहे अशांत से कुतो सुखम। सुख की सारी सामग्री होने पर भी अगर मन अशांत है तो कुतो सुखम, सुख कहाँ है? आप देख सकते हैं अभी रिसेंट में कुछ खबरें आई, हमारे भोपाल के एम्स में से एक टॉपर ने छत से कूद के सुसाइड कर लिया। टॉपर है और छत से कूद के सुसाइड कर लिया, वो भी एम्स के टॉपर। तो एम्स के टॉपर मतलब वैसे ही अपने एग्जाम नीट वीट निकाल करके टॉप किया होगा तब जाके एम्स मिला, उसमें भी टॉपर होने पर भी सुसाइड कर लिया। क्यों भाई? कहाँ समस्या है? मन अशांत है। इस अशांत मन का इलाज कहाँ मिलेगा? इस अशांत मन का इलाज कहाँ मिलेगा? और आज जो हम ट्रेडिशन, जिस जिस कल्चर में रहते हैं, वो मन को अशांत बनाने के लिए ही है।
जैसे आप कोई बिलबोर्ड देखते हैं, वहां पे कोई प्रोडक्ट को आप देखते हैं, तो आपका मन को अशांत बनाने के लिए वहां पे उसको एडवर्टाइज किया गया, ताकि आपके मन में अशांति आए, और अशांत मन होने पर एक तृष्णा जागृत हो उस वस्तु को प्राप्त करने की, और फिर उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए आप अत्यधिक परिश्रम करें, अपने अत्यधिक परिश्रम से किए गए धन, मतलब अर्जित किए गए धन को उस प्रोडक्ट को खरीदने में आप खर्च कर दें, जिस प्रोडक्ट की उतनी वैल्यू, उपयोगिता नहीं है। अशांत मन को अशांत करने के लिए ही पूरा डायनेमिक्स चलाया जाता है। मैं एक दिन ऑटो में मैं जा रहा था, एक बार हमारा गाड़ी से जा रहा था, सामने ऑटो जा रहा था, तो ऑटो के पीछे में वायर का एड था, जो केबल्स होती है ना, वायर वायर का एडवर्टाइजमेंट लगा था, और वायर के एडवर्टाइजमेंट के बाजू में एक माता जी का चित्र था। बड़ी मुस्कुरा के माता जी इस तरीके से कर, मुझे समझ नहीं आया कि वायर के एड से माता जी का क्या लेना देना है। भाई कोई फेयर एंड लवली का एड होता था, कि कुछ क्रीम व्रीम का ऐड होता था, तो माता जी दिखती तो समझ आता था कि ऐड मैच हो रहा है। वो माता जी का चेहरा वायर के ऐड से क्या उसका ताल्लुकात है? क्या माता जी का झटका मारने वाली है कि, मतलब अब पता नहीं क्या ताल्लुकात है, लेकिन ताल्लुकात केवल यही है कि कैसे व्यक्ति की नजर को आकर्षित किया जाए। मतलब वायर, उनको लग रहा है कि वायर खरीदेंगे तो माता जी भी अपने आप आ जाएंगी। इसी तरीके से मन को अशांत बनाया जाता है, बिल्कुल आपकी दुखती हुई नस के ऊपर हाथ रखा जाता है, जो एक वीकनेस है। हाँ? अब मैं क्या बोलूं इस विषय में, तो पब्लिक प्लेटफॉर्म बोलना अच्छा लगता है। मेरे को 3-4 साल पहले घटना याद आ रही है। मैं आईटीआर कॉलेज जाता था प्रचार करने के लिए, तो वो बहुत बड़े बिलबोर्ड के ऊपर जॉकी का एड लगा हुआ था, और वो आदमी अपनी चड्डी को नीचे खींच रहा था। मतलब वो इस तरीके से ही, मतलब वो एड बनाया गया कि मतलब अभी खींच ही देगा। तो अब आप समझिए क्यों इस तरह बनाया गया है, क्योंकि इससे तुरंत नजर वहां पे जाएगी, क्योंकि साइकोलॉजी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि, तो भाई ये एक साइकोलॉजी है, व्यक्ति की नजर उस तरफ जाएगी ही जाएगी। इस तरीके से मतलब प्रमोट किया जाता है एडवर्टाइजमेंट। ध्याय तो विषयान पुंसा, तो ध्यान कैसे आकर्षित करें, ये एडवर्टाइजमेंट कंपनी जानती है कि किस चीज को वहां पे रखने से ध्यान आकर्षित होगा। मन को अशांत बनाने के लिए ही सारा कार्यक्रम किया जाता है। प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत की जाती है, ताकि जितना मन अशांत बने, जितनी प्रतिस्पर्धा की भावना आए, उतना व्यक्ति कर्मठ होगा, और जितना अधिक कर्मठ होगा, जितना अधिक कॉम्पीट करेगा, हाँ, तो इस कंपटीशन की भावनाओं से कितने लोग का व्यापार चलेगा। इस तरीके से पूरी हमारी सोसाइटी को डिजाइन किया गया, मन को अशांत बनाने के लिए। और उसके बाद में जब आप समझिए, जो एक एक कांस्टेंट कंपटीशन का एनवायरनमेंट, ये हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है, जहां कॉन्स्टेंटली आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली, जैसे इनसिक्योर फील करता था दुर्योधन, क्योंकि उसको लगता था कि पांडव लोग इतने शक्तिशाली है, भीम इतना शक्तिशाली है, कि भविष्य में मुझे मार देगा और हमारी सत्ता को हथिया लेगा। एक कांस्टेंट इनसिक्योरिटी की भावना के कारण दुर्योधन ने कितने हथकंडे अपनाए पांडवों को मारने के लिए, जलाने के लिए, विष देकर के मारने के लिए प्रयास किया भीम को, और क्या क्या नहीं किया। तो कांस्टेंट इनसिक्योरिटी, कांस्टेंट कंपटीशन, कांस्टेंट हमको उस सिनेरियो में रखा जाता है। कैसे व्यक्ति सुखी होगा, कैसे व्यक्ति का मन शांत रहेगा? प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, मत्सरता, इसके लिए ही हमें प्रेरित किया जा रहा है। बचपन से भी दिखाया जा रहा है, देख पड़ोसी का लड़का कितना आगे निकल गया, देख उसको वो कितना आगे निकल गया, तू क्या कर रहा है? तो कंपैरिजन करके, क्रिटिसाइज करके, हमारा कल्चर इस प्रकार का बना दिया गया है, हमारा कॉन्शियसनेस ताकि केवल कॉम्पिटिटिव रहे, दूसरे से कैसे आगे निकल जाए, दूसरे को पीछे धकेल करके आगे निकलना है। कॉम्पिट नाम ही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एग्जाम है मतलब कॉम्पीट ही करना है। हमने सुना है कई बार ऐसी रिपोर्ट्स आई कुछ, कि एक बार एक एक बच्चे, दो एक रूममेट, दो एक रूम में 2 मेट्स रहते थे, रूममेट्स। तो दोनों का जेई का एग्जाम था, तो एक रूममेट ने अपने दूसरे रूममेट के खाने में नींद की दवाई मिला दी, ताकि ये सोता रह जाए और इसका एग्जाम अच्छा ना जाए। अब इमेजिन करिए ये किस प्रकार की, मतलब ईर्ष्या भावना, ये हमारा
कल्चर प्रमोट कर रहा है। तो इस प्रकार के कॉन्स्टेंटली जब एंजाइटी में रहेगा व्यक्ति, जिसका मन इतना अशांत रहेगा, तो शांति का मार्ग कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? तब अगर उसका सौभाग्य का उदय होता है और वो किसी हरे कृष्ण मंदिर में जाता है, तो वहां उसे भगवान का नाम जप करने का अवसर प्राप्त होता है या शिक्षा प्राप्त होती है। तो भगवान का नाम में इतनी शक्ति है कि व्यक्ति के मन को, क्योंकि मन क्या है, भगवान की शक्ति है। इंद्रिय नाम मनस चास्ति। तो भगवान की शक्ति को हम अपने प्रयास से काबू में नहीं कर सकते, लेकिन भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। और ये जो मन हमारा भगवान के नाम में अगर लगता है, तो भगवान की शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। हम नहीं कर रहे हैं, भगवान का नाम ही हमारे मन को नियंत्रित कर रहा है। तो मेडिकेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन। दूसरा मेडिकेशन क्यों मैं बोल रहा हूँ इसको, जैसे उदाहरण के तौर पे समझिए, मैंने कई बार उदाहरण दिया है कि अगर बहुत सारे येलो बॉल्स है, रेड बॉल्स है, व्हाइट बॉल्स है, ब्लू बॉल्स है, इनको सेपरेट करना इजी है, क्योंकि ये सॉलिड पार्टिकल सॉलिड बॉल्स, इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर पानी के अंदर नमक घोल दिया, उसको सेपरेट करना तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। आपको पानी को इवेपोरेट करना पड़ेगा, फिर नमक बचेगा, उसको सेपरेट करेंगे। पानी के अंदर अगर इंक मिल गई तो और कॉम्प्लिकेटेड है, लिक्विड के अंदर लिक्विड मिला दिया है, क्रोमेटोग्राफी करनी पड़ेगी, और भी कई तरीके की टेक्निक लगा करके आप सेपरेट करेंगे। फिर उसके बाद में और कॉम्प्लिकेटेड, अगर किसी वातावरण में अगर जहरीली गैस मिल जाए, उसको आप सेपरेट ही नहीं कर सकते, कितना डिफिकल्ट है। आप खुद ही देखिए, अगर एयर से अगर हमको नाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट करना है, ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करना है, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, कितने बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उसके लिए। तो हम देखते हैं सॉलिड के अंदर अगर इम्प्यूरिटीज, उसको एक्सट्रैक्ट करना इजी होता है, लिक्विड के अंदर की इम्प्यूरिटी को एक्सट्रैक्ट करना और डिफिकल्ट होता है, गैस के अंदर की इम्प्यूरिटीज को एक्सट्रैक्ट करना और डिफिकल्ट होता है। अरे उससे भी सूक्ष्म है हमारा मन। और जो मन के अंदर इम्प्यूरिटीज आ गई है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य, तो उसके लिए भी कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस चाहिए होगा, एक मैकेनिज्म चाहिए होगा, जिससे मन के अंदर से इस तरह के जहर को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। और वो होता है, वो मशीन ये है। इस मशीन के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य का उदय हुआ जब हम इस्कॉन के केंद्रों में गए, हमें बताया गया। आप देखिए, बाकी केंद्रों में आपको बहुत कुछ बताते हैं, बाकी जगह पे मंदिरों बात कुछ बात करेंगे, लेकिन कोई पावरफुल तरीका उनके पास नहीं है, कोई जिससे वास्तव में मन शांत होता है, जिससे वास्तव में मन, एक होता है मन का शांत होना, एक होता है मन का शुद्धिकरण होना। तो ना केवल भगवान का नाम जप करने से मन शांत होता है, अपितु मन का शुद्धिकरण भी होता है। ये चीजें हम हमें इस्कॉन के मंदिरों में आकर के सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। तो ट्रैंक्विलिटी, एजुकेशन, मेडिकेशन, द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन। प्यूरिटी, मंदिर वो स्थान है जहाँ पे हमें प्योर बनना सिखाया जाता है। एक्सटर्नली तो व्यक्ति कोई भी मंदिर जाता है तो प्यूरिफिकेशन, नहा धो करके जाता ही है, साफ कपड़े पहन के जाता ही है, लेकिन इंटरनल प्यूरिटी के बारे में कहाँ चर्चा होती है? कौन सा फोरम ऐसा है जहाँ पे इंटरनल प्यूरिटी की चर्चा होती है? अभी हम जहां भी सीएसआर मांगने जाते हैं, वहां एक ही कॉन्सेप्ट होता है, इससे क्या स्किल्स डेवलप होगी, इससे क्या स्किल्स डेवलप होगी। सभी लोग एक्सटर्नल स्किल्स के पीछे पड़े, कॉम्पिटेंस के पीछे पड़े, लेकिन कैरेक्टर के पीछे कोई नहीं पड़ा है। जबकि कितना भी आपका कॉम्पिटेंस है, लेकिन कैरेक्टर नहीं है, तो आप यूजलेस हैं। क्यों यूजलेस है? क्योंकि इसका प्रमाण है। आज अगर आप वेस्ट बंगाल में अगर किसी मंत्री के घर पे इतना पैसा मिला, तो कॉम्पिटेंस के फलीभूत इतना पैसा उसके पास नहीं आया है, उसका कैरेक्टर खराब था। 50,000 की या 1 लाख रुपए की नौकरी पाने वाले व्यक्ति घर में 50 करोड़ रुपए क्या कर रहा है, कि 100 करोड़ रुपए क्या कर रहा है? कैरेक्टर का खामियां है। इतने इतना मेहनत करके यूपीएससी एग्जाम्स निकालते हैं, आईएएस बनते हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं कैरेक्टर की खराबी के कारण। बड़े बड़े नेता मंत्री फंसते हैं कैरेक्टर की खराबी के कारण। बड़े बड़े साधु फंस जाते हैं कैरेक्टर की खराबी के कारण, मंत्री नेता छोड़िए। आज इस्कॉन की यह हालत है कि ऐसे बहुत सारे साधु, जिन्होंने अपने अपने स्पिरिचुअल कैरियर के दौरान, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के दौरान कुछ किसी प्रकार की गलती
ग्रॉस या सटल डिविएशन अगर किसी कारण से हुआ है उनके साथ, तो समय ऐसा है कि फिर से पकड़ करके उनको बाहर करवा देता है। मेरे देखते देखते में कितने सीनियर सीनियर भक्त लोग इसको उनको इसको छोड़ना पड़ गया। काल बलवान है। प्यूरिटी इज द फोर्स। प्यूरिटी। ये प्यूरिटी की शिक्षा कहाँ मिलती है? ये हरे कृष्ण केंद्र, ये इस्कॉन के मंदिर है जहाँ पे मिलती है। आपको लेना नहीं चाहे तो दुर्भाग्य उसका, इनको सीरियसली अगर ले, प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण, इसके ऊपर घंटों घंटों प्रवचन दिया जा सकता है शुद्धिकरण की प्रक्रिया के ऊपर। लेकिन हरे कृष्ण मंदिरों में, इस्कॉन के मंदिरों में सिखाया जाता है। ओसामा बिन लादेन क्या कॉम्पिटेंट नहीं था? इंजीनियर था, लेकिन अपने इंजीनियर का क्या प्रयोग किया। और बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग जिन्होंने एटम बम बना दिए, कॉम्पिटेंस है, लेकिन उस एटम बम को चलाना कहाँ से, इसके लिए कैरेक्टर चाहिए। आज पूरा समाज सफर कर रहा है केवल कैरेक्टरलेस लोगों के कारण। रशिया, पुतिन जी एक एक व्यक्ति को, एक एक औरत को 10-10 लाख रुपए दे रहे हैं, उससे भी ज्यादा देने को तैयार है, 15-15 लाख रुपए उनके उनकी करेंसी में देने को तैयार हैं। और क्या क्या करवाना चाहते हैं? हाँ, 10-10 बच्चे करवाना चाहते हैं, क्योंकि रशिया की जनसंख्या घट रही है। अच्छा, जनसंख्या से भरना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि किस तरह की जनसंख्या से भरना है। अरे जनसंख्या से तो भरना है, ठीक है, अच्छी पॉइंट है। किस तरह की जनसंख्या भरनी है, किस तरह की चेतना वाला व्यक्ति वहां आना चाहिए, उसका कोई ज्ञान उनको नहीं है, कोई सिखाया ही नहीं। अगर वो अगर वो अगर अगर कंसेप्शन के समय पुरुष और स्त्री का चेतना का ठीक स्थान पे नहीं है, तो असुर जन्म लेगा। भागवत का प्रमाण देख लीजिए, हिरण्यकशिपु का जन्म कैसे हुआ। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का जन्म इसलिए हुआ है राक्षस योनि में, क्यों? क्योंकि कश्यप और दिति, उनका उन कॉन्सेप्शन थे, उनकी चेतना ठीक स्थान पे नहीं थी। उल्टा हिरण्यकश्यपु से जन्म हुआ प्रहलाद का, क्योंकि प्रहलाद के जन्म के समय हिरण्यकश्यप की चेतना ठीक स्थान पे थी। तो पॉपुलेशन तो भरनी है, लेकिन किस तरह की पॉपुलेशन भरनी है? अर्जुन गीता में बता रहे हैं कि अगर सही पॉपुलेशन नहीं आएगी, वर्ण संकर जायते, वर्ण संकर, अगर वर्ण संकर उत्पन्न होंगे प्रदूषित स्त्रियों से, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर, तो उससे क्या होगा? अगर वर्ण संकर उत्पन्न होंगे तो समाज के सारे जितने आप रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए जो आपके जो रेगुलेशन है, सब नष्ट हो जाएंगे। लिखा गया भगवत गीता में। आप जितने प्लान बना लीजिए, सब हिप्पी पैदा होंगे, अब क्या प्लान उनके ऊपर लागू करेंगे? तो कैसी केवल पॉपुलेशन बढ़ाना इज नॉट द थिंग। किस तरह की चेतना की पॉपुलेशन होनी चाहिए, उसका ज्ञान भी होना आवश्यक है, जो बेचारे पुतिन जी को किसी ने नहीं बताया। उनका भी दुर्भाग्य, उन्हें सुना नहीं किसी से। गए होते अगर किसी हरे कृष्ण केंद्र में, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शिना, तो कोई तत्वदर्शी भक्त उनको ज्ञान देता था। वो तो अभी यूक्रेन में युद्ध करने में लगे हुए हैं और इस्कॉन के मंदिरों को तोड़ने में लगे हुए हैं। ये हाल है। खैर छोड़िए। तो पी फॉर प्यूरिटी, एल फॉर लव। तो टेम्पल इज अ प्लेस वेयर वी आर टॉट हाउ टू लव गॉड। भगवान से प्रेम कैसे किया जाए, इसकी शिक्षा। और जब आप प्रेम करते हैं किसी से, तो आप केवल खाली पीली नहीं बोलते मैं प्रेम, आई लव यू, आई लव यू। भाई माँ किचन में काम कर रही है, दो बच्चे हैं, मान लीजिए श्रेयस है और अभिषेक है, और उनकी मम्मी किचन में काम कर रही है। तो अभिषेक दूर से बैठ के बोल रहा है आई लव यू मम्मी, आई लव यू मम्मी, आई लव यू, आई लव यू। लेकिन श्रेयस जाता है, मम्मी क्या चाहिए? अच्छा सब्जी लेके आना है, मैं लेके आता हूँ मार्केट से। अच्छा बर्तन धोने में मदद करनी, मैं कर देता हूँ। अब उसने एक बार भी नहीं बोला कि आई लव यू, लेकिन उसके एक्शन दिखा रहे हैं कि ही रियली लव्स। और बैठ करके टीवी देख रहा है दूसरा लड़का, और आई लव यू बोल रहा है। तो क्या वास्तव में प्रेम है? नहीं। लव मीन्स टू एंगेज, टू प्रैक्टिकली सर्व। तो टेम्पल्स में केवल थियोरिटिकली हमको नहीं सिखाया जाता भगवान से प्रेम करो,
हमें सिखाया जाता है हाउ टू एंगेज इन लॉर्ड सर्विस। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिर्चित नव लक्षण। ये 9 लक्षणों वाली भक्ति करना सिखाई जाती है, इसकी ट्रेनिंग होती है इस्कॉन के मंदिरों में। भक्ति का ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी लिखे हैं डिवोशनल सर्विस, डिवोशन नहीं। क्यों? क्योंकि डिवोशन एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, डिवोशन एक इमोशन है, नाउन है। लेकिन प्रभुपाद जी लिखे डिवोशनल सर्विस, डिवोशनल हो गया एडजेक्टिव, सर्विस हो गया वर्ब। किस प्रकार की सेवा? भक्तिमय सेवा, प्रेममय सेवा। इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं प्रभुपाद जी, भक्ति का ऐसा ट्रांसलेट कर रहे हैं, डिवोशनल सर्विस, नॉट डिवोशन। डिवोशन तो एक इमोशन है, एक भावना है, लेकिन नहीं, प्रभुपाद कह रहे भावना व्यक्त होनी चाहिए। बोले क्या जरूरत है व्यक्त करने की? अगर मैं प्रेम करता हूँ, दिल से प्रेम करता हूँ। मैं उस दिन बोल रहा था कि जो व्यक्ति 52 सेकंड खड़े होकर के नेशनल एंथम में खड़ा नहीं हो सकता, वो क्या अधिकार है उसको बोले कि मैं देश से प्रेम करता हूँ? अरे तुमसे 52 सेकंड नेशनल एंथम में खड़े नहीं हो जा रहा, और जो सियाचिन में खड़े हुए हैं दिन रात -25, -30, -40 डिग्री टेम्परेचर में, देखिए एक 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 सोल्जर की बॉडी अभी मिली 38 साल के बाद, फ्रीज हो गई थी। इमेजिन कर, देश प्रेम किसको कहते हैं? देखिए ना, देशभक्ति सेवा के माध्यम से एक्सप्रेस होता है। तुमसे 52 सेकंड खड़े नहीं हो जाता जिस राष्ट्रगान के लिए, तो तुम कह रहे हो मैं देश से प्रेम करता हूं। तो प्रेम इज एक्सप्रेस थ्रू सर्विस, तो सेवा के माध्यम से उसको एक्सप्रेस किया जाता है। मान आप बोले एक्सप्रेस करने की क्या जरूरत है? मान लीजिए सचिन तेंदुलकर छक्का मारा और स्टेडियम में हजारों लोग, लेकिन एक ने भी ताली नहीं बजाई, वो ताली क्यों बजानी है? एक्सप्रेस क्या करना है? अपनी खुशी का इजहार क्या करना है? सचिन तेंदुलकर भी सोचेगा यार मैंने छक्का मारा कि आउट हो गया कि क्या हो, वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो देयर शुड बी सम एक्सप्रेशन। माँ बोले कि नहीं नहीं, बच्चे को मैं मन से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन माँ सुबह उठ के बच्चे के लिए टिफिन नहीं बनाए, उसको नहला धुला के यूनिफॉर्म बना के स्कूल ना भेजो, काय का प्यार? लव मस्ट बी एक्सप्रेस्ड। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है और अगर आप आई लव यू नहीं बोलते हैं और उसके बाद फूल नहीं देते हैं, घुमाने नहीं लेके जाते हैं, खिलाते नहीं पिलाते नहीं है, उसका बर्थडे, मम्मी का बर्थडे, पापा का बर्थडे, कुत्ते का बर्थडे आप नहीं सेलिब्रेट करते हैं, तो ब्रेकअप, फिनिश, टाटा बाय बाय, निकलो यहाँ से, खेल कैच हो दूसरे को पकड़ लेगी। प्रेम को एक्सप्रेस किया जाता है एक्टिविटीज, एंगेजमेंट्स के माध्यम से। तो मंदिर वो स्थान है जहाँ पे हम अपने प्रेम का इजहार करते हैं सेवा के माध्यम से। और ये सब कुछ हमें इस्कॉन के मंदिरों में करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। और प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी कृपा है। प्रभुपाद जी कहते हैं दिस टेम्पल्स आर लाइक ओएसिस, रेगिस्तान में